कांग्रेस की सदारत छोड़ देने के बाद नए सदर के लिए मुझ पर बहुत ज्यादा दबाव था और उनकी कोशिश ये थी कि मैं कांग्रेस की सदारत कबूल कर लूं। तो उनसे मैंने ये बात कही थी कि मैं जिस पार्टी से चुन करके आया हूं, मैं उस पार्टी का वफादार हूं, मैं उनके साथ हूं और उनके साथ रहूंगा जब तक ये टर्म पूरा नहीं हो जाता है। इस सिलसिले के अंदर मैं आपकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे सकता। उनका बहुत ज़्यादा तकाजा था तो एजाज बेग साहब को ले जाकर के मैंने सदारत दिलवा दी और 3 करोड़ रुपए का फंड भी दिलवाया। उनके साथ जो लोग हैं वो मालेगांव के, वो इस बात के गवाह हैं। हमारी चाहत है कि अगर वो हमसे ज्यादा फंड ला सकते हो लाएं ताकि हमारा शहर विकास के रास्ते पे जाए। अब आप सोचो कि अगर एक पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान से सिर्फ जा करके मुलाकात कर रहे हैं, प्रोग्राम क्या है आगे तय होगा, मुलाकात कर रहे हैं, तो हमारे एजाज बेग साहब को जिस दर्जे का सदमा है आप अंदाजा कर सकते हो। क्या वो ऐसा वक्ती तौर पे तो सदारत कबूल नहीं किए होंगे? हाँ वो है ना, उनके बोलने के हिसाब से वो है। और ये जुमला कोई भी बोल सकता है कि शहर के लोगों ने हमें इसलिए चुन करके नहीं दिया है कि हम कुछ ना करें। लोगों की बड़ी तवक्कुआत और उम्मीदें वाबस्ता है, इसलिए जिसने ये नारा लगाया तो उसे उसी मौके पर बर वक्त तो टोक करके हमने रोक दिया था कि लोगों की तवक्कुआत पूरी करने के लिए हम कोशिश करेंगे। हम ये चाहेंगे कि हम काम करें, लोग हमारा साथ दें। तालीमी शोबे से आप क्या करने वाले आगे? अभी असेंबली में उर्दू सर जैसे तामीर करवाया, आपकी क्या है? 1 साल है अभी एजुकेशन लाइन से अभी तकरीबन मेरी जो कोशिश चल रही है उसमें मालेगांव में जितनी प्राइमरी स्कूलें हैं, अगर उनका वाल कंपाउंड नहीं है तो वाल कंपाउंड करवाना है, और इसी तरह कमरों की कमी है तो कमरे तामीर करवा करके देने हैं। और मालेगांव के अंदर जनरल जो असातिज़ा की भर्ती होती है वो जनरल में जितने लोग होना चाहिए वो है। अब उसमें SC ST को लेकर के जो रिजर्वेशन है वो टीचर्स कारपोरेशन को प्राइमरी स्कूलों के लिए नहीं मिल रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि उस रिजर्वेशन कोटे को जनरल कोटे में ट्रांसफर किया जाए या तब्दील किया जाए और जनरल कोटे से जो है मालेगांव प्राइमरी स्कूलों में नए असातिज़ा किराम की भर्ती हो। ये 145 करोड़ रुपए की जो स्कीम आप बताए तलवाड़ा रेंज से बेहतर प्लान, ये फंड को मंजूर में 3 महीना हो गए, टेंडर 3 महीने से निकालने की राह दिया, आप मुझे 15 से 20 दिन बाद निकलेंगे। तो फिर कमिश्नर नहीं, उसी सिलसिले में मेरी जिन जिम्मेदारों से एजेंसियों से बात हुई है उन्होंने 15 दिन के अंदर टेंडर करने के लिए कहा है। हम टेंडर कॉल करेंगे 15 दिन में। मैंने 15 दिन से 1 महीने की बात रखी है। हमारी कोशिश ये है कि जो काम मंजूर हो चुका है वो जल्द से जल्द जमीन पर आए। जिले के ताल्लुक से मैं हमेशा असेंबली में इस बात का मुतालबा करता रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है आपको बताने में कोई दिक्कत की बात नहीं है कि मैं जिन लोगों के साथ बैठा था उसमें महाविकास आघाड़ी के चीफ मिनिस्टर भी थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे और कुछ दीगर मिनिस्टर थे। उनसे मैंने मुतालबा किया था कि मालेगांव को जिला बनाया जाए, इसलिए कि महाराष्ट्र के अंदर वाशिम है, हिंगोली है, जिनकी आबादी मालेगांव तालुके से कम है, उनको जो है जिला डिक्लेयर किया गया। 2 लाख की आबादी है, 2.5 लाख का भी आबादी है, जिला बना दिया गया। मालेगांव को जिला आप नहीं बना रहे हैं, मेरा मुतालबा है कि आप जिला बनाएं। हाउस में भी मैंने जिले के ताल्लुक से अपनी आवाज बुलंद की थी, तो उस वक्त किसी मिनिस्टर ने ये बात कही थी मेरी बात पर कि मैंने एक जुमला ये कह दिया था कि मालेगांव मुस्लिम आबादी वाला शहर है और मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, इसलिए आप उसे फिरका परस्ती कर रहे हैं और नहीं बना रहे। तो किसी मिनिस्टर ने बीच में कहा था कि आप इस तरह की कैसे बात कर रहे हैं। तो उनसे मैंने कहा कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ, ये जवाब देंगे। और अगर आपको जवाब देना है तो आप मुझे ये बताएं कि मालेगांव शहर अगर फिरका परस्ती का शिकार नहीं है तो क्यों अब तक उसको जिला नहीं बनाया गया?
जिस वक्त 2 लाख की आबादी 1.5 लाख की आबादी रखने वाले तालुके को जिला बनाया जा रहा था, तो मालेगांव में तो 7 लाख के करीब आबादी, आप इसको जिला क्यों नहीं बना रहे? आप बता दो। तो मेरी कोशिश है, मेरा मुतालबा है और लोगों का भी मुतालबा है, और मेरा ऐसा मानना है कि हर सरकार मालेगांव के साथ अनदेखी करती है, और मालेगांव को जिला बनाने के सिलसिले में जितनी जरूरतें थी वो तकरीबन सभी पूरी हो चुकी। हमारे यहाँ सेशन कोर्ट भी आ चुका है, एडिशनल कलेक्टर भी आ चुका है, एडिशनल एसपी भी आ चुका है। इस तरह की जो जिले के लिए जरूरियात होती है वो सारी जरूरत तकरीबन मुहैया है। सरकार ऐलान करे, मालेगांव जिला बन जाएगा। मुफ्ती साहब, जो मैनिफेस्टो था जो आपका उसके हिसाब से कितने फीसद आप टारगेट बने? हमारे मैनिफेस्टो के हिसाब से जो बड़े बड़े नुमाया काम है हम वो सरकार से अभी तक मंजूर नहीं करवा सके, लेकिन ये कि शहर का नाक नक्शा बदले, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर के अंदर अच्छे रोड, गटर और बुनियादी जरूरतों की फराहमी में हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हैं। मालेगांव शहर में 100 टीचर होगा तो लगे मालेगांव टीचर आपका समझदार उनका इल्म उनको भी होना चाहिए। और हमारे एमएलए बनते ही कुछ दिन बाद जब हमारे नकली लेटर लेकर भर्ती का आर्डर लेकर आए, तो इन सब बारे में आप क्या करेंगे? पिछले दिनों आपके बताने पर मैंने इसकी इंक्वायरी की, और जो बात आप कह रहे हो कि मेरा लेटर इस्तेमाल किया गया है, उस सिलसिले के अंदर इंक्वायरी चल रही है, और इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद मालेगांव वालों के सामने ये बात आएगी कि ये जो हरकत की गई है उनके जिम्मेदारान कौन लोग हैं और इस तरह लेटर से क्या फायदा उठाया गया है। अगर सरकार को माली नुकसान हुआ होगा तो सरकार उसकी रिकवरी करेगी। नोमानी पुल के लिए भी आप जद्दोजहद कर रहे हैं? नोमानी पुल के ताल्लुक से 2 करोड़ तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का फंड मैंने दिया है। 10 करोड़ रुपया नगर विकास से मैंने मंजूर करवाया था, और उसमें जब टेंडर निकला तो टेंडर निकलने के बाद तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के काम ऐसे थे जो हो चुके, तो वो 2.5 करोड़ रुपया मेरा बचा। तो उस सिलसिले के अंदर मैंने ये 2.5 करोड़ रुपया जो है नोमानी पुल के ताल्लुक से दिया है, लेकिन 2.5 करोड़ रुपए में ये पुल मुकम्मल नहीं होगा। मेरी कोशिश ये है कि नगर विकास से मजीद फंड मिले, 3.5 करोड़ रुपया और लगेगा, और अगर नगर विकास से नहीं मिलता है, नियोजन समिति से मेरी कोशिशें जारी है। मैं अपने पालक मंत्री से मैंने इस सिलसिले में बात की है, ये पुल उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने के लिए रास्ता है, उनसे भी मेरी बातचीत है। कारपोरेशन में भी मेरी कोशिश है कि तीनों जगहों से कहीं से भी मुझे बकिया जो फंड है वो मिल जाए, तो इंशाअल्लाह वो काम आगे बढ़ेगा। आप जनता दल से गठबंधन आपका बरकरार है या खत्म हो गया? काफी लोग आपकी पार्टी में शमूलियत के लिए मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। इस वक्त हम जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्वान लेके बैठे हैं वो हमारी 4थे साल की कारकर्दगी है जो शहर की तामीर और तरक्की से जुड़ी हुई है। लेकिन आपने जो सवाल किया है मैं आपको ये बता दूं कि मैं AIMIM से चुन करके आया हूं, और पिछले दिनों महागठबंधन को लेकर के लोग हैदराबाद तक गए थे, और उस वक्त पार्टी के ऑल इंडिया हमारे कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मालेगांव ऑब्जर्वर भेजा था, और उस वक्त ऑब्जर्वर से जो बातचीत हुई है उसमें ये तय हुआ है कि जब इलेक्शन आएगा उस वक्त पार्टी के आदेश पर जो भी फैसला होगा हम उस पर अमल करेंगे। 4 साल की कारकर्दगी आप बयान कर रहे हैं। पिछले 4 सालों में कई मौका ऐसा आया जब शहर संगीतियों के साए में आया, किले से वो जुलूस निकला, और गढ़ की यात्रा से बुरा हालात था। इस मामले में नुमाइंदगी थोड़ी कमजोर नजर आई, ऐसा आपने सियासी पार्टी में तो आप देखो, सियासी तौर पर हमारे जो मुखालिफिन है वो कभी भी मुतमईन नहीं होंगे, और इस सिलसिले के अंदर मैं एक मिसाल देता हूं कि एक बुजुर्ग थे
अल्लाह के वली थे। उनकी बीवी ये कहा करती थी कि तुम बड़े वली बनते फिरते हो। वली तो वो होते हैं जो हवाओं में उड़ते हैं। अब ये अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला मुझे भी ये करामत अता कर दे। तो अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। एक मर्तबा वो बस्ती के बाहर हवा में उड़ते हुए आए, अपने घर के ऊपर उन्होंने कई चक्कर लगाया, कई कावा लगाया। सारी बस्ती देख रही थी। बीवी ने भी घर के सहन में आकर के देखा कि कोई अल्लाह का वली हवा में परवाज कर रहा है। जब चले गए और वो आए वापस घर, तो बीवी कहने लगी कि बड़े वली बने फिरते हो। आज एक अल्लाह वाले को देखा हवाओं में उड़ रहा था। तो उसने कहा कि तुमने देखा था? बोले हाँ। बोले वो यही नाचिस था। बोले जब ही टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। मुफ्ती साहब, आपके जो साथी थे महागठबंधन के, तो आपके मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा है कि बुलंद इकबाल एम्प्लॉयमेंट सेंटर से रोजगार प्रदान करना, ये बात अभी शायद बाकी है। नहीं जम्मू ITI नहीं, सुनो मेरी बात। उस एम्प्लॉयमेंट से 2 मरतबा प्रोग्राम किया गया। नासिक से और दीगर शहरों से कंपनियों के जिम्मेदारान आए और मालेगांव के जिन लोगों को नौकरी की जरूरत थी वो लोग वहां पहुंचे भी और बहुत सारे बच्चों का इंतखाब हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग काम कर रहे हैं। जम्मू ITI के ताल्लुक से, जमूर ITI के ताल्लुक से तो जमूर हाई स्कूल के जिम्मेदारान बताएंगे। मैनिफेस्टो में लिखा है कि उसको दोबारा शुरू करना। हमारी कोशिश है, हमारे मैनिफेस्टो में जितना काम है हम उसको जल्द से जल्द मंजूर करवाने की कोशिश करेंगे। मिर्जा गालिब रोड को टीकम लगकर तकरीबन साल भर हो गया। साल भर का आप अरसा बता रहे हो, जो भी है। ठेकेदार अकेला है और 4 रोड जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। एक तो मुशावरत चौक से लेकर सुपर मार्केट तक, दूसरा रोड जो है ताज होटल से लेकर के मुमताज चौक तक, तीसरा रोड जो है मदरसा मिल्लत से लेकर के अवाड़ी नाले तक, और चौथा रोड जो है रजा चौक से लेकर के अवाड़ी नाले तक। उसमें से महादे मिल्लत से लेकर के अवाड़ी नाले तक का रोड बन गया और ताज होटल से लेकर के मुमताज चौक तक का रोड बना है, लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। और तीसरे रोड के ताल्लुक से तैयारी जारी है, वो रजा चौक से लेकर के इंशाल्लाह अवाड़ी नाले तक बनेगा और फिर ये चौथा रोड जो है ये आखिर में बनेगा। मुफ्ती साहब, तालीमी लिहाज में आपके मैनिफेस्टो में पहला यह था कि प्राइमरी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के दर्जे के मुताबिक बनाया जाए। क्या सवाल करना चाहते थे 10 करोड़ रुपया अपने प्रोजेक्ट में लाकर ऐसा किया है कि आपकी भी कोई ऐसी तैयारी है प्राइमरी स्कूलों को? मैंने अभी इस बात का इजहार किया कि हमारी कोशिश थी, लेकिन हर सरकार की अपनी पॉलिसी होती है और उसी पॉलिसी के तहत वो लोग फंड रिलीज करते हैं। AIMIM से होने की वजह से हमारे साथ जो रवैया है वो सौतेला रवैया है, लेकिन ताल्लुकात की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और पीछे जो है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनसे हमने 500 करोड़ रुपए की डिमांड की थी प्राइमरी स्कूलों की तमाम तर जरूरियात के लिए, लेकिन उसमें कुछ भी काम नहीं हो सका, इसलिए कि सरकार ही गिर चुकी। अभी जो है नए जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे मेरी बातचीत हुई है और जैसा कि मैंने बताया कि जितनी प्राइमरी स्कूलें हैं, अगर वाल कंपाउंड नहीं है तो वाल कंपाउंड उसका किया जाएगा, कमरों की कमी होगी तो कमरे बनवाए जाएंगे और उस स्कूल में जो भी जरूरतें हैं और सरकार को करके देना चाहिए वो सारा काम हम इंशाल्लाह करवा के देंगे। आपने कहा कि AIM की वजह से फंड मिलने में तकलीफ होती है, तो क्या अगला चुनाव आपकी पार्टी से लड़ेंगे या दूसरी पार्टी से लड़ेंगे? ये 5 साल पूरा होगा फिर इंशाल्लाह हम फैसला करेंगे। और अभी बरसबील तस्करा ये बात मैं बता दूं कि कांग्रेस की सदारत छोड़ देने के बाद नए सदर के लिए मुझ पर बहुत ज्यादा दबाव था और उनकी कोशिश ये थी कि मैं कांग्रेस की सदारत कबूल कर लूं। तो उनसे मैंने ये बात कही थी कि मैं जिस पार्टी से चुन करके आया हूं मैं उस पार्टी का वफादार हूं, मैं उनके साथ हूं और उनके साथ रहूंगा जब तक ये टर्म पूरा नहीं हो जाता है। इस सिलसिले के अंदर मैं आपकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे सकता। उनका बहुत ज्यादा तकाजा था तो एजाज बेग साहब को ले जाकर के मैंने सदारत दिलवा दी और 3 करोड़ रुपए का फंड भी दिलवाया।
उनके साथ जो लोग हैं वो मालेगांव के, वो इस बात के गवाह हैं। उससे ज्यादा फंड, आपसे ज्यादा फंड वो लेके आए था, वो बोलते हैं। हमारी चाहत है कि अगर वो हमसे ज्यादा फंड ला सकते हो लाएं, ताकि हमारा शहर विकास के रास्ते पे जाए। बात का भी गुमान है कि एजाज बेग साहब को आपने मतलब वक्त तक ये बात संभालने के लिए रखा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप सोचो कि अगर एक पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान से सिर्फ जा करके मुलाकात कर रहे हैं, प्रोग्राम क्या है आगे तय होगा, मुलाकात कर रहे हैं, तो हमारे एजाज बेग साहब को जिस दर्जे का सदमा है आप अंदाजा कर सकते हो। क्या वो ऐसा वक्ती तौर पे तो सदारत कबूल नहीं किए होंगे? हाँ, वो है ना, उनके बोलने के हिसाब से वो है, और ये जुमला कोई भी बोल सकता है।